हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज हम करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो ये हमारा पेपर 2 है जो आपके सीटेट हुई थी जनवरी में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में अगर ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी पार्ट 2 करके, जिसमें जो सब्जेक्ट रह जाते हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे है आपका पार्ट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है पार्ट 1 में आपका सीडीपी है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, यानी 30 नंबर जो है, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 30 नंबर आपके पेडागोजी आएगी, यानी सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आएगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आती है आपकी मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर पेपर 2 है, पेपर 2 में आपने मैथ और साइंस के लिए आप कर रहे हो तो उसमें आपकी मैथ और साइंस आएगी, जो क्वेश्चन 31 से लेके 19 तक रहेंगे। और 30 मार्क्स की मैथ्स होती है, 30 मार्क्स की साइंस होती है, तो एक टोटल 60 मार्क्स की आपकी मैथ और साइंस आती है। और अगर कोई मैथ साइंस का पेपर नहीं दे रहा, उसके जो सब्जेक्ट हैं वो सोशल स्टडीज़ है, यानी सोशल साइंस है, तो उसमें जो 60 क्वेश्चन है वो सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ के होंगे, अगर वो मैथ साइंस का नहीं है उसका सब्जेक्ट। और लैंग्वेज आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है और सेकंड आपकी इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों है। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी रखना चाहो तो रख सकते हो, और इंग्लिश रखना चाहो तो इंग्लिश भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में, और इसी तरीके से आपके सीटेट में आएंगे। और चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं, किस तरीके से आते हैं, कितना हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। यस, तो देखिए यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, यानी पार्ट 1 भाग 1, जो कि आपका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। जो जीन पियाजे हैं वो ज्ञान को क्या मानते थे? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, कि एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसको हम विश्वास के साथ माप सकते हैं। या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, कि जो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यानी पूर्ण रूप से हम पर्यावरण पर यानी डेवलप नहीं रहेंगे, यानी डिपेंड नहीं रहेंगे बच्चे द्वारा, उसे हम बच्चे के थ्रू से निर्मित कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है, अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, यानी हम अंतक्रिया यानी जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशल इंस्ट्रक्शन है, उसके माध्यम से हम इसे प्राप्त नहीं करेंगे। ये जन्मजात ही दिया हुआ है, यानी जन्म से ही हम ज्ञान को लेकर आए हैं, हम बाद में कुछ नहीं सीखेंगे, समाज के साथ अंतक्रिया करके हम कुछ नहीं सीखेंगे। और फोर्थ है कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होंगे, यानी जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं उनके साथ, यानी जो हमसे ज़्यादा जानते हैं उनके साथ रहकर ज्ञान को निर्मित किया जा सकता है। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर्स की जो बात है वो तो वाइगॉस्की ने की थी, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या है कि अंतक्रियाओं के माध्यम से, यानी जन्मजात, उन्होंने कहा है कि अंतक्रियाओं के माध्यम से नहीं सीखेंगे बल्कि जो ज्ञान है वो जन्मजात है। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान जन्मजात नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जन्म से ही मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अंतक्रिया करके समाज के साथ रहकर समाज में सीखते हैं। पर्यावरण से निश्चित रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किए जाए, ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, हम पर्यावरण पर भी डिपेंड है, और साथ साथ जो बच्चे हैं वो खुद भी उसको निर्मित करेंगे, यानी खुद भी करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं। तो प्याजे ने आपने अगर प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पाया होगा कि प्याजे ने बच्चों को एक्टिव होने पर ज़्यादा फोकस किया है, कि बच्चों को एक्टिव रखो, बच्चे जितना एक्टिव रहेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा, और इसका आंसर भी सेकंड है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो किशोर अवस्था होती है आपकी, एडोलेंसेस होती है, उसके बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो फर्स्ट है आपका, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इससे अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि जो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं, जो जिनका कल्चर है वो अलग अलग है, डिफरेंट कल्चर है, पर वो किशोर अवस्था में जो प्रवेश करते हैं वो सिमिलर मैनर में करते हैं, यानी एक समान अनुभव में करते हैं। चलो ठीक है, ये बात थोड़ी बहुत हमें सही लग रही है कि भाई संस्कृति तो अलग अलग हो सकती है, पर जो किशोर अवस्था में तो भाई वो प्रवेश करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि संस्कृति, मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक हिंदू का बच्चा, एक ईसाई का बच्चा, एक मुस्लिम का बच्चा, उनकी संस्कृति अलग अलग है, क्योंकि एक हिंदू है, एक ईसाई है, एक मुस्लिम है।
पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें किशोर अवस्था आएगी नहीं, भी हिंदू वाले बच्चे में भी किशोर अवस्था आएगी, ईसाई के बच्चे में भी किशोर अवस्था आएगी, और आपका मुस्लिम वाले जो बच्चे हैं उनमें भी किशोर अवस्था आएगी। तो जो संस्कृतियाँ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, पर जो किशोर अवस्था में जो प्रवेश करेंगे उनका तरीका एक ही होगा। भाई किशोर अवस्था का समय क्या है, 12 से 18, कहीं कहीं पे आपको ये 13 से 18 भी मिलेगा, है ना। टीनेजर्स, आप टीनेजर्स मान के चलो, तो टीनेजर में ही किशोर अवस्था आती है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से हो, पर किशोर अवस्था का एक समय होता है कि वो एक समान तरीके से ही किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे, ठीक है। देन सेकंड है हमारा, किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। कि जो किशोर अवस्था है वो एक सामाजिक रचना है। भाई है, सामाजिक रचना तो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, ये भी सही बात है। जो किशोर अवस्था है उसको यौवन को शुरू करने के लिए तो माना जाता है। और फोर्थ है, किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। यानी जो किशोर अवस्था है वो आपका बचपन होता है ना, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में क्या है, एक रिलेशन होता है, विकासात्मक संक्रमण है। ये भी बिल्कुल सही बात है, पुल तो बनाती है ही ना। तो इसमें से हमें ये चारों बातें सही लगी, बट हमें देखना है कि जो किशोर अवस्था के बारे में सही नहीं है। तो किशोर अवस्था के बारे में ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोर अवस्था में भाई, इसको मैं थोड़ा सा ना आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। संस्कृति मैंने आपको बता दिया कि भिन्न भिन्न संस्कृति क्या हैं, और एक समान तरीके से वो किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे। यहाँ तक भी बात सही है कि संस्कृतियाँ अलग अलग रहेंगी, और जो किशोर अवस्था में प्रवेश करने का तरीका वो भी एक समान रहेगा, पर और इसे अनुभव करते भाई एक समान अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक अमीर का बच्चा एक गरीब का बच्चा है, ठीक है। अब जो अमीर का बच्चा है उसको जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा मिलेंगी, तो वो अच्छे से उसे अपना लाइफ को स्पेंड करेगा। पर जो गरीब बच्चा है उसको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, तो वो एक समान थोड़ी ना अनुभव कर रहे हैं, सिमिलर मैनर में कर रहे हैं। एडोलेंस जो उसमें किशोर अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया है, क्या वो उसे समान रूप से अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्योंकि एक अमीर वर्ग का बच्चा एक गरीब वर्ग का बच्चा है, तो दोनों एक समान तरीके से उसे कैसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात गलत कही गई है किशोर अवस्था को लेकर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। यानी जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन होता है, इनमें से कौन सी इसको अच्छे से बताता है कि जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है, ऑप्शन में से कौन सा उसे सही से डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलो देखते हैं। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। भाई कहीं अपमान ना हो जाए, उसके डर से वो असफलता, है ना, या सज़ा से बचेगा, सज़ा से बचने के लिए असफलता नहीं करेगा, यानी वो सफल बनने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे सज़ा से बचना है, उसे अपमान से बचना है, ठीक है। तो ये तो मास्टर गोल ओरिएंटेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि मास्टर गोल ओरिएंटेशन होता है कि भाई आपको कोई भी चीज़ है उसमें महारत हासिल करनी है। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है ना, तो साइंस को आपको सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपकी साइंस के ऊपर, कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप उसका फटाक से आंसर दे दो, यानी आप उसमें मास्टरी हासिल करो। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप डर और अपमान की वजह से आप उसमें सफल बनोगे, वो तो आपके अंदर से रहेगी ना कि मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि अगर सामने वाला मुझसे कोई कुछ पूछे तो मैं उसका आंसर दे सकूं, मुझे कोई पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई अपमान के डर से नहीं कर रहा है, तो मेरे अंदर से ही ये चीज़ है। तो होगा नहीं। दूसरों के साथ स्पर्धा करने के लिए भी कंपटीशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। हमने थोड़ी ना कहा कि कंपटीशन करेंगे, हमने कहा है कि मुझे उस चीज़ में, उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। मैं इसलिए महारत हासिल नहीं कर रहा कि मुझे दूसरों के साथ कंपटीशन करना है, मैं तो खुद के लिए कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसका फटाक से आंसर दे सकूँ। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है कि अगर मैं उस कार्य को कर रहा हूँ तो उससे मेरी कौशल और समझ दोनों सुधर जाएँ। और फोर्थ और देख लेते हैं कि भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उचित ग्रेड प्राप्त करना। ये तो है ही नहीं भाई, मुझे पुरस्कार से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं पुरस्कार के लिए थोड़ी ना उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपनी समझ, अपनी कौशल के विकास के लिए उस चीज़ को ध्यान दे रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि आपको जो प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है वो सबसे अच्छा कौन उसमें वर्णन कर रहा है, यानी शिक्षक की भूमिका कौन सी सबसे अच्छी है एक प्रगतिशील शिक्षा में। तो देखिए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र
रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। यानी टीचर क्या करेगा, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देगा और उन्हें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। चाहे बच्चा गलत सीख रहा हो, उसे कोई मैटर नहीं है, उसे हस्तक्षेप करना ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत होता है, तो ये तो सही बात है नहीं कि शिक्षक ही एक प्राथमिक स्रोत है शिक्षा का, तो ये बात भी गलत है। नंबर थर्ड है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलबलन प्रदान करता है। यानी आलबलन होता है आपकी जो स्कैफोल्डिंग होती है कि जो टीचर है वो बच्चों को विविध सामग्री प्रदान करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल देगा बच्चों को समझने के लिए, सीखने के लिए। अगर बच्चे फिर भी कहीं थोड़ी बहुत भी गलती कर रहे हैं या फिर उन्हें टीचर की आवश्यकता पड़ रही है तो वो उन्हें थोड़ी बहुत मदद भी देगा, जिसको टेम्परेरी मदद कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि छोटी मदद दे दी फिर बच्चा उसे अपने आप ही करेगा। ठीक है। और फोर्थ है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। भाई वो कड़ाई से पालन करेगा कि करो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी स्ट्रिक्टनेस की बात आ जाए तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग बात है, क्योंकि हमें बच्चों को प्यार से पढ़ाना है, हमें डांट फटकार कर या स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी बच्चों पर। तो ये ऑप्शन, मुझे थर्ड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी ज़्यादा बेटर है कि शिक्षक बच्चों को अलग अलग सामग्री प्रदान करेगा और अगर बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो शिक्षक उन्हें थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग यानी मदद भी प्रदान करेगा ताकि बच्चे और अच्छे से कर सकें। तो ये एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की बहुत अच्छी भूमिका होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर एक जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जीन पियाजे से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अभी तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमें दिख भी गया है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब है कि जो जीन पियाजे के अनुसार हम चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम करते हैं ना क्वेश्चन कि लेट द नंबर, फर्स्ट नंबर हमने एक्स माना, सेकंड हमने 2x माना। तो एक्स हम क्यों मान रहे हैं, हम एक्स एक चिन्ह के रूप में यूज़ कर रहे हैं दूसरे अंक को मानने, यानी दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए हमने एक्स को एक नंबर मान लिया, है ना। हम चिन्हों का ही प्रयोग कर रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए, चिन्हों के लिए। आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ो कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करना, यानी सिंबल के लिए हम सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम किसी अक्षर के स्थान पर एक्स मान लेते हैं कि माना पहला अक्षर एक्स, दूसरा 2x। तो ये जो क्षमता है वो कब विकसित होती है बच्चों में। तो यहाँ पे ऑपरेशन दिए गए हैं ना, इन्हें आप इन जो ये स्टेजेस हैं इनको आप इंग्लिश में याद करना, हिंदी में मत करना, क्योंकि हिंदी में ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वैसे आपको जो एग्ज़ाम है वो तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो इसमें आपको इंग्लिश में मिल रही है, हिंदी में मिल रही है। तो आप जो जीन पियाजे की स्टेजेस है इनको अगर आप इंग्लिश में याद करो तो ज़्यादा बेटर है। तो चलो देखते हैं। ये फॉर्मूला ऑपरेशन स्टेज है और कंजर्वेशन एंड सीरीजन है। यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तो ठीक है भाई, बच्चा सिंबल्स के थ्रू कब सीखता है, जब वो फॉर्मल स्टेज में आ जाता है। पर कंजर्वेशन और सीरिएशन यानी क्रमबद्धता और संरक्षण, ये बात इसमें नहीं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आती है, तो ये तो इसके साथ जुड़ी नहीं रही। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज तो है ही नहीं, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है और अलजेब्रा एंड कैलकुलस से रिलेट करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्यों है, क्योंकि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो उसकी बच्चे की थिंकिंग है वो हाइपोथेटिकल हो जाती है, बच्चा सिंबल्स को अच्छी से सीखने लगता है और वो अमूर्त चिंतन भी बच्चे में फॉर्मल स्टेज में आता है। तो एक बार आप जीन पियाजे की थ्योरी को ज़रूर देखें। अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी को देखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन करने काफ़ी ईजी हो जाएंगे। और अगर आपने वो जीन पियाजे वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में सारी जो स्टेजेस हैं जीन पियाजे की वो सभी को एक एक करके डिस्क्राइब किया, काफ़ी अच्छे से किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चन में से ऐसा क्वेश्चन बताना है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण हो, यानी छात्र एनालाइज कर पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू किल ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अजीब सा दे रखा है, हु इज़ द प्रोटोनिस्ट ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड। यानी कौन, यानी नायक कौन है जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक स्टोरी है या फिर पोयम है, नॉवल है, कुछ भी हो सकती है, उसका नायक कौन है।
तो इसमें तो बच्चों को विश्लेषण करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ेंगे बता देंगे उसका जो उस नॉवल या उस स्टोरी का नायक वो है। तो फर्स्ट तो होगा नहीं। फिर सेकंड है उपन्यास का कथानक क्या है, जो आपकी टू किल ए मॉकिंग बर्ड वाली जो नॉवल है उसका कथानक क्या, उस उपन्यास का कथानक क्या, तो बच्चे पढ़ेंगे और उसकी पूरी आपको कथानक सुना देंगे। तो इसमें बच्चे ने कोई जोड़ नहीं दिया, बच्चे ने कोई एनालाइज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज़ द थीम, थीम क्या है नॉवल की, जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड आपकी जो नॉवल है उसकी थीम क्या है, तो उसका विषय क्या है। तो जब बच्चे उस नॉवल को अच्छे से पढ़ेंगे तो थीम तो उन्हें अपने आप ही पता चल जाएगी, तो उसमें भी बच्चों को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बलाइज इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड। इसमें बात आती है विश्लेषण की, इसमें बच्चा एनालाइज करेगा जब हम इससे ये क्वेश्चन करेंगे कि जो हाउ डज द ऑथर, वो कैसे जो सिंबल होते हैं, प्रतीकवाद होता है उसका जो ऑथर वो कैसे यूज़ करता है। तो इसमें बच्चा थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होगा और बच्चा विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा। तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है बच्चे का एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन देखते हैं कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल से बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। जो छात्र हैं वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर उनके अंदर ये भावना आती है, यानी वो स्कूल से भावनात्मक यानी इमोशनली जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैचमेंट है उनकी स्कूल से, तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे छात्र, उनका ये मानना है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आपकी इमोशंस होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है सीखने के लिए। तो ए भी सही है और आर भी सही है। ए कैसे सही है, अगर आप अपने स्कूल से इमोशनली अटैच हो तो आप क्या करोगे, आप स्कूल के लिए अच्छा पढ़ोगे, स्कूल के लिए आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, है ना, आप स्कूल की भलाई के बारे में सोचोगे अगर आप स्कूल से इमोशनली अटैच हो। ठीक है, और कारण है इसका, क्यों आप इमोशनली अटैच हो तो आप क्यों अच्छा पढ़ने के लिए सोचोगे, क्योंकि जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपकी इमोशंस होती हैं, वो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो आपका ये ए और आर, जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया से भिन्न जेंडर पर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक वगैरह होती है, आपका मीडिया होती है, उससे जो भिन्न भिन्न जेंडर है उसका प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसमें फर्स्ट है जेंडर भूमिका की नियमता को हतोत्साहित करना। भाई इसमें डिस्करेज तो कहीं कर ही नहीं रहे, मैं इसको आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहले पाठ्य पुस्तक के थ्रू, पाठ्य पुस्तक में क्या, अगर लड़की जेंडर, पहले आप ये देखिए कि जो जेंडर बद्धता है, रूढ़िबद्धता है, वो क्या होती है। तो जो जेंडर बद्धता यानी रूढ़िबद्धता है, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है वो होती है कि जो पहले से ही मानते आ रहे हो कि लड़कियां रसोई में काम करेंगी और लड़के रसोई का काम नहीं करेंगे, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो ये क्या है, ये पहले से ही चला आ रहा है और इसको हमने अपने समाज में मतलब कि हमने इसको अपने समाज में ग्रहण कर लिया है, या फिर इस बात को हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतार लिया है कि जो लड़कियां वो रसोई में काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाती है स्थिर, कि जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसको मानना नहीं, कोई चीज़ है वो लंबे समय तक चली आ रही है तो उसको हम जेंडर रूढ़िबद्धता कहते हैं। जेंडर रूढ़िबद्धता में ये होता है कि हम किसी एक के प्रति ज़्यादा झुकाव कर लेते हैं और दूसरों को नहीं करते। तो यहाँ पर ये जेंडर रूढ़िबद्धता आती है जो पिछले समय से चलते आ रही है और उसको हमने अपने जीवन में उतार लिया हो, कहने का मतलब बस इतना सा है। तो यहाँ पे ये यानी डिस्करेज तो करता ही नहीं है ये, जो आपके मीडिया वगैरह होते हैं, सोशल मीडिया हो गए, या फिर आप टीवी पर ऐड देखते हो, जो रसोई में खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने का ऐड है, जो बर्तन बार का ऐड होता है उसको महिलाएं करती हैं, बॉयज़ तो कहीं करते नहीं है ना, लड़के तो करते नहीं कि चमाचम हो जाएगा, नींबू नींबू है इसमें, क्या वो आती है लिम्बार होता है, निम्बार होता है, उसकी जो ऐड है वो क्या करते हैं, वो गर्ल्स करती हैं। और अगर कहीं खेल कूद की हो, कोई प्रोटीन शेक की हो, या फिर दौड़ने भागने की हो, उन ऐड को आपके जेंट्स वगैरह कर दे। तो यहाँ पर भी यानी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता यानी जेंडर जो बद्धता है वो हमें नज़र आती है। तो इसका डिस्करेज तो हुआ ही नहीं है,
बल्कि प्रोत्साहन ही कर रहे हैं वो, तो ये तो नहीं होगा। जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, यहाँ पे जो जेंडर स्थिरता है उसको मजबूत करना, ये भी उन्होंने नहीं करी। जेंडर रूढ़िबद्धता पर सवाल उठाना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता पर सवाल उठाना, कि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता पर कि जो लड़कियां हैं वो क्यों जो बर्तन बार है उसकी ऐड करती हैं, बॉयज़ क्यों खेल कूद की ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर जेंडर रूढ़ियों पर हम सवाल उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, जो शिक्षार्थी ने बच्चों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनियमन और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। समान भाई समान तो है, अगर वो भिन्न भिन्न विभिन्नताओं से, क्योंकि तो वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी में होती है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर व्यक्ति में देखने को मिलेंगी, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अगर वो एक पिता या माता की संतानें हैं वो भी सेम नहीं होंगी, उनमें भी आपको कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं जो कि हर सभी में, हमें हर जीव में, संसार में जितने भी जीव हैं सभी में हमें जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलेंगी। तो सभी को हम एक समान पाठ्यक्रम तो हम सभी के साथ लागू नहीं कर सकते भाई, किसी की स्ट्रेटजी है ज़्यादा याद करने की, किसी की कम है, तो एक समान करके हम ऐसा थोड़ी ना, जो ज़्यादा याद करने का वो तो कर लेगा, जो बच्चे की क्षमता कम याद करने की है अगर हम उसको भी समान पाठ्यक्रम दे देंगे तो उसको तो याद होगा नहीं, तो उसका तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ ना। तो समान पाठ्यक्रम तो हमें लागू नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर भाई कोई बच्चा कम याद कर रहा है तो क्या हमने कह दिया कि भाई कम है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये कम है, ये बच्चा कम याद करता है तो कम याद करेगा, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं करना चाहिए, जो चीज़ है उसको मान लेना चाहिए, तो ये भी गलत बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। जो नज़रअंदाज है वो तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको सभी में देखने को मिलेंगी, तो नज़रअंदाज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। फोर्थ है, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, यानी जो भिन्नताएं हैं उनको हमें क्या, एक विशेषता के रूप में मानना चाहिए। जो विभिन्नताएं हैं उनको हमें मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है, क्या पता वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो, वो दूसरी चीज़ों में अच्छा हो, तो क्या एक विशेषता के रूप में हमें उसे मानना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। आप एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें आप आकलन कैसे करोगे। मानक सद्भ्रमित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है। तो काफ़ी इजी, डायनेमिक रखनी चाहिए हमें, यानी गतिशील रखनी चाहिए, एक जगह पे स्थिर नहीं रखना चाहिए, उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब सी स्थिति में पकड़ेगा, नहीं वो पढ़ रहा है तो अपने सिर को पकड़ लेगा, कभी अपनी आंखों को बार बार मूंदेगा, उन्हें रगड़ेगा, और जो आंखों की लाली सूजन, यानी आंखें भी उसकी लालिमा हुई, रेड रेड सी होंगी, सूजन होगा, और अक्षर पहचानने से भ्रमित होना, नहीं वो अक्षर को पहचान नहीं पाएगा, वो पी को क्यू पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, जो सेम सेम दिखते हैं उसमें ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या लक्षण दिखा रहे हैं, यानी आलोक में किस चीज़ के लक्षण है, तो ये एकदम इजी बात है, दृष्टिबद्धता समस्या, यानी उसे चीज़ें दिख नहीं रही हैं अच्छे से, वो कंफ्यूज है देखने में, तो उसको दृष्टि संबंधित समस्या है। काफ़ी इजी था ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अभिकथन है और कारण वाला है कि अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो भाई कोई एक क्षण नहीं है, कोई उद्देश्य वाला एक निश्चित क्षण, या हम एक चीज़ को निश्चित नहीं कर सकते कि भाई अब बच्चा मध्य बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा, तो हम इसको निश्चित तो कर ही नहीं सकते, ये तो ठीक है। और जो कारण है वो विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी ठीक बात है। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस होता रहता है, वो अलग बात है कि पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बोला है। और पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस क्यों बोला है, क्योंकि पियाजे ने जो डेवलपमेंट की बातें की हैं वो उन्होंने स्टेजेस में की हैं। अगर कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट को स्टेजेस में रख के बोलेगा तो वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस बोलेगा, पर जो हम मानते हैं वो डेवलपमेंट को हम कंटिन्यूस मानते हैं, तो ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है, तो एक हम क्षण को निश्चित नहीं कर सकते कि भाई ये अब वो क्षण आ गया जब बच्चा मध्य बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
यस, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। सही बात है भाई, शिक्षक को खुद भी अपने जो निरंतर जो रूढ़िबद्धता है, पूर्वाग्रह, उन पर चिंतन करना चाहिए। कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण चिंतनशील हो। ये भी सही बात है, जो सांस्कृतिक रूप से ये उत्तरदायी होता है कि भाई शिक्षक को भी चिंतनशील होना चाहिए अपने कल्चर को लेकर। इसमें आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगर अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की, ये है आपका वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी जो क्या रोल होता है टीचर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका जो ऑप्शन है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं पर ओनली या फिर ये केवल, कहाँ गया, केवल वाले वर्ड आ जाए ना, तो ये तो पेडागोजी में काफ़ी इनसे तो दूर रहना, क्योंकि पेडागोजी में इनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि केवल, ओनली। अब आपका बी है, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ये तो कोई नहीं होगा, बस भाई बच्चों को जानकारी दे दो और ज्ञान दे दो, हो गया काम खत्म। तो ये भी संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक टीचर की अच्छी भूमिका नहीं अदा कर रहा। थर्ड है, आलबन के माध्यम से, आलबन होता है पर जो स्कैफोल्डिंग होता है के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, यानी जो स्कैफोल्डिंग है उसके जरिए हम बच्चों को सीखने और उनके मार्गदर्शन करने में समर्थन करें। तो जो स्कैफोल्डिंग की बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की बात आपकी वाइगॉस्की ने की है, और जो मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी MKO है उसकी भी बात आपकी वाइगॉस्की ने की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। और पर हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, हाँ ये भी ठीक है, बट जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो थर्ड है कि स्कैफोल्डिंग के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएं, और पेडागोजी में जो सबसे बेस्ट आंसर होता है हम उसे चूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षकों छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, यानी एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक है जो छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया, जो संकल्पनाएं होती है जो बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, वो उनको वास्तविक दुनिया से जोड़ना चाहता है, उनकी जो संबंध बनाने में मदद करना चाहता है। तो उसकी कौन सी चीज़ें, कौन सी गतिविधियाँ हैं जो इसमें आपकी मदद करेंगी। तो छात्रों को छोटे समूह से वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उन्हें निष्क्रिय रूप से प्रस्तुत करने दें। ये भी काफ़ी सही बात बोली है कि छात्रों को हम छोटे छोटे जो समूह हैं उसमें वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें, उन्हें सोचने दें, जो स्मॉल इश्यूज़ हैं उनके ग्रुप बना दें और उन्हें निष्क्रिय रूप से उन्हें सोचने दें, यानी उन्हें अब हम निष्क्रिय रूप से सोचने दें उन चीज़ों के ऊपर। या फिर बी है, छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें। तो इसमें तो सिर्फ ये है कि भाई बच्चे याद कर देंगे और हो गया काम खत्म। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, ये भी कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जो MCQ है उनको कंप्लीट करो, हो गया काम। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें तो वही वो रट्टा मार के भी कर देगा, इधर उधर से देख के भी कर देगा, क्योंकि ऑप्शन तो है ही उसके पास, एक ना एक तो सही होना है। विद्यार्थियों को उद्दीपित प्रतिक्रिया अनुबंधों की विविधि द्वारा सीखने को कहें। तो इसमें हम खुद बच्चे, हमने इसमें तो अपना कोई रोल ही नहीं भा रहे, हम तो विद्यार्थियों को कह रहे हैं भाई उस विधि को सीखने को कहें, कि हम कह रहे हैं उस विधि को सीखो। तो सबसे बेस्ट आपका यही है कि हम छात्रों को छोटे छोटे समूह बांध दें और उन्हें शोध करने दें और फिर वो आपस में चर्चा करें और निष्क्रिय रूप से वो कक्षा में उन्हें प्रस्तुत करें, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब एक और क्वेश्चन आ गया लेव वाइगोस्की के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप पर दूरमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश के साथ अंतःक्रिया, यानी बच्चे किसके साथ अंतःक्रिया करके लाभ उठाते हैं, भौतिक वातावरण के साथ, अधिक जानकारी के साथ, अधिक जानकारी के साथ, या फिर भौतिक वातावरण के साथ। तो इसमें आपका एक बात आ रही है मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था
कि जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है उसकी बात आपकी वाइगोस्की ने की है, जो आपका अधिक जानकार है, आपसे ज़्यादा वो जानकारी रखता है, उसमें उसकी एज मैटर नहीं करती, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे ज़्यादा जानता है तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर्स हो गया, यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन हो गया। तो ये तो सही है कि ले वाइगोस के अनुसार अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होंगे। अगर किसी को अधिक नॉलेज है तो उससे हम उसके साथ रहेंगे तो हमें लाभ ही होगा, और उन कार्य को कर पाते हैं जो समीपदुर्मुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। ओके, यानी अंदर रहेंगे, विद इन रहेंगे, आउटसाइड तो रहेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, डिसलेक्सिया यानी अपठन वैकल्य। जो डिसलेक्सिया एक स्थिति है, यानी एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिकीय स्थिति है जो कि किसको प्रभावित करती है? लिंक साउंड विद सिंबल्स। हम सिंबल्स को नहीं पहचान पाते, हम पी को क्यू बना देते हैं, बी को डी बना देते हैं। अभी जो सिंबल्स की साउंड है उसको हमें पहचानने में हमें दिक्कत होती है, हम उनसे लिंक नहीं कर पाते। तो ये आपका थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यानी आपको जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसकी क्या क्या विशेषता है? तो एक रेखीय प्रक्रिया है भाई, लीनियर तो होता ही नहीं है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, ऐसे ऐसे यानी स्पेरिकल है, यानी लीनियर नहीं है। जो आपका सामाजिकरण है वो एक रेखीय प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया में कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होती ही है, तो ये तो सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है भाई, मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि लीनियर नहीं है तो मल्टी डायमेंशनल होगी। और डी है आपका, यह विभिन्न संस्कृतियों से विशिष्ट रूप से होती है भाई, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ भी इसमें होती हैं। तो आपका जो बी सी डी तीनों सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन 4 है बी सी डी। अब एक क्वेश्चन और आ गया आपका अभिकथन कारण वाला। आपने देखे होंगे कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ना, इन्हें तो बिल्कुल आपको करना है, थोड़े से टिपिकल होते हैं और क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। तो अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है जिसमें हम सीखने के लक्ष्य, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही है भाई, किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्ति मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सभी को समाप्त कर दें, ये तो कहीं सही बात नहीं, तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगी कि तो बिल्कुल गलत है, भी समाप्त थोड़ी ना करना है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं? जो एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ओके, विविध दृष्टिकोण का समावेशन, ओके, उचित समावेशन का पालन, विभेदी निर्देशन देना। तो भाई इसमें ये तीनों सही हैं, ये उदाहरण नहीं है भाई, ठीक है। यानी कंपटीशन को हम इनकरेज करें, इसको हम प्रोत्साहन करें, नहीं कंपटीशन को। भाई समावेशी शिक्षा का मतलब है कि समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा देनी, समान रूप से बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमने कक्षा लगाई है, वो समावेशी शिक्षा होनी है। तो हम उसमें कंपटीशन की बात कहाँ से कर देंगे कि भाई तू इससे आगे निकल, तो ये समावेशी कक्षा कहाँ से होगी? समावेशी कक्षा का मतलब है कि समान रूप से बच्चों को ज्ञान देना। ऐसा नहीं है कि तू इससे ज़्यादा बेटर कर सकता, तू कर, आगे जा, तू तुझ पे नहीं हो, तू रहने दे, यानी कॉम्पिटिशन की तो इसमें बात ही नहीं हुई, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये भी अभिकथन और कारण वाला है। इसमें अभिकथन ये है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम समक्ष होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा उस काम को करने में यानी कम समक्ष है तो टीचर उसे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे ताकि बच्चा उस काम को कर सके, और अगर बच्चा उस काम को धीरे धीरे कर रहा है तो टीचर को भी उसकी मदद थोड़ी कम कर देनी चाहिए ताकि बच्चा खुद का यूज़ करके, यानी खुद का दिमाग लगा के उस चीज़ को करे। तो ये तो बिल्कुल सही है। और जो आर है वो क्या है? बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी बात सही है कि भाई हम जो बुद्धि होती है, यानी हमारा जो IQ लेवल होता है, उसको हम बुद्धि को बुद्धि लब्धि यानी उसकी हम गणना करके नहीं माप सकते, है ना। IQ की
IQ लेवल है आप उसको काउंट कर यानी गणना करके ही नहीं माप सकते, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते। और भी तरीके हो सकते हैं बुद्धि लब्धि को मापने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। पर जो ये आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये तो अलग बात गा रहा है, ये अलग बात गा रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे। ये बोल रहा है कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इशारे दो अगर वो थोड़ा सीखने में कम समक्ष है, अगर वो सीख रहे हैं तो कम उदाहरण दो। ये तो ठीक है, बट ये यहाँ से कहाँ रिलेट कर रहा है, बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि वाली बात आ गई कि बुद्धि लब्धि को गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो दोनों चीज़ सही है, पर दोनों चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा, जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। यानी एक शिक्षिका है वो नोटिस कर रही है कि एक बच्चा है वो अत्यधिक विचलित होकर बैठा है, यानी उसका ध्यान कक्षा में है ही नहीं, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। तो इनमें ये निम्नलिखित कुछ रणनीति दी है, तो इनमें से कौन सी रणनीति उसको मदद करेगी, यानी कौन सी प्रभावी रणनीति है जो बच्चे को मदद करेगी ध्यान केंद्रित करने में। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, यानी मतलब कि माता पिता को बुला लो और फिर उसके साथ सख्त कार्रवाई करो। तो मैंने अभी बताया कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट वर्ड आ जाए, तो पेडागोजी में तो स्ट्रिक्ट वर्ड का दूर दूर तक नाता नहीं है, तो स्ट्रिक्ट तो भूल ही जाओ, फर्स्ट तो है ही नहीं। सेकंड है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। ये भी नहीं है बार बार उसे काम दो, नहीं अब तुम इसे करो, नहीं अब तुम इसे करो। तो ये भी एक प्रभावशाली मुझे रणनीति नहीं लग रही। थर्ड है छात्र को सख्ती से, भाई सख्ती यहाँ पे फिर सख्ती आ गई, यानी फिर स्ट्रिक्टनेस की बात आ गई। तो जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस सख्ती की बात आ जाए वो पेडागोजी से उसका दूर दूर तक नाता नहीं रहना चाहिए। डी देखते हैं स्वयं नियमन और समय प्रबंध के छात्र को टाइमर देना, यानी उस पर ना एक टाइमर कर दो, टाइम मैनेजमेंट कर दो कि आपके पास 2 मिनट है या फिर 10 मिनट है, जितनी भी बच्चे की क्षमता हो उसके अनुसार आप उसको टाइम मैनेजमेंट कर दो कि इतने समय में आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चा थोड़ा बहुत तो वो कंसंट्रेशन करेगा ही कि मैम ने मुझे टाइम दिया, इस टाइम में 5 मिनट में मुझे क्वेश्चन करना है। आप खुद भी देखो, आप खुद भी टाइमर लगा के बैठते हो कि मुझे 20 मिनट पढ़ना है, तो आप ना फिर सोचोगे हाँ भाई मैं 20 मिनट तो पढ़ लेता हूँ, बाद में रेस्ट लूँगा, ठीक है। तो टाइमर लगा के आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा अच्छे से आप उसे केंद्रित कर सकते हो। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 फिर आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो इन्हें तो बिल्कुल करना छोड़ना मत। अभिकथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और आपका आर है इसका विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये भी सही है, आर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विकास है वो आपका ऑर्डरली और सीक्वेंटली होता है। आपने जब डेवलपमेंट को पढ़ा होगा तो इस बात को आपने देखा होगा। और जो कथन है, जो अभिकथन है, वो बोल रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। ये भी बिल्कुल बात है, अगर वो वास्तविक जीवन की समस्याओं और जो मूर्त अनुभव है उनसे सीखेगा तो उसे कई रास्ते मिलेंगे, उसे अधिक जानकारी, अधिगम के प्रति अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। अब ए आर की सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा, ये अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, ये तो विकास के ऊपर बात कर रहा है, ये वास्तविक जीवन की समस्याओं के अधिगम के ऊपर बात कर रहा है ना। तो चीज़ें तो दोनों सही हैं, ये अधिगम के ऊपर बात कर रहा है और ये आपका विकास के ऊपर बात कर रहा है। तो चीज़ें तो दोनों सही हैं, पर इनका जो एक दूसरे की जो व्याख्यान ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर जो सही व्याख्या नहीं करता। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 24। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि अब आपको बताना है जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसके लिए जो कार्य की प्रकृति इनमें से कौन सा कार्य एक प्रभावी प्रणाली को दर्शाता है। क्यों जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, अच्छी बात है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद यानी नहीं, फाइनल रिजल्ट की हम बात नहीं करते, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चों का। दे फोकस मिली, सिर्फ हम
फाइनल प्रोडक्ट पर ही फोकस करते हैं कि भाई देखते हैं बच्चों का मूल्यांकन करो और देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। भाई ये तो बिल्कुल सही बात नहीं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन हम बच्चों का इसलिए करते हैं कि हम उसका फाइनल रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये देखते हैं कि बच्चों जो भी शिक्षक ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया है, बच्चे ने उसमें से कितना सीख पाया। अगर वो नहीं सीख पाया तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या जो शिक्षक ने जो उसे सामग्री प्रदान की है क्या वो सही है? क्या शिक्षक को अपनी शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है? तो इन सभी की चीज़ों को देखने के लिए हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, केवल आखिरी रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ये भी सही बात है। भाई हम देखेंगे ना बच्चे ने क्या ग्रहण किया है। ये भी ठीक है कि प्रक्रिया, ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको छात्रों में शामिल करना चाहिए। और बी व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है। पैसिव पैसिव वर्ड आ जाए, 2-3 वर्ड तो ऐसे हैं जो आ जाए तो हटा देना इन्हें पेडागोजी में से। पैसिव नहीं है, निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बच्चे सक्रिय रहेंगे तो बिल्कुल काट दो इसे। बी है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देशन और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अच्छा चलो और पढ़ते हैं आगे। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। यानी अधिगम तभी संभव है जब छात्र टीचर को सही आंसर दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे गलत आंसर भी दे देते हैं तो शिक्षक का काम होता है कि उन्हें सही मार्ग दिखाना। अगर बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं तो उसे सही करना और बताना कि आपने यहाँ गलती की है। और फोर्थ है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे सक्रिय वाला वर्ड आ गया कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ एक्टिव हैं के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। यानी बच्चे अपने पर्यावरण के साथ एक्टिव रहकर अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत एकदम सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जो कि कॉलबर्ग है। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों को कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। जो कॉलबर्ग की ही स्टूडेंट है जो कैरोली गिलिगन है, बट उन्होंने क्या किया है, कैरोली गिलिगन ने क्या किया, कॉलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है उनकी आलोचना की है। उन्होंने आलोचना क्यों की? क्योंकि उन्होंने नारीवाद को कम महत्व दिया है। इसीलिए कैरी गिलिगन ने कॉलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। आप पढ़ना, कॉलबर्ग की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी उन्होंने नैतिक सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट की जो चीज़ें दी है, थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की, वो भी आपको पढ़नी होगी। फर्स्ट है आपका स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के, यहाँ पे ये आंसर एकदम सही हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नारीवाद दृष्टिकोण। उन्होंने क्या कहा है कि कॉलबर्ग की थ्योरी को मैं चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉलबर्ग की जो नैतिक सिद्धांत है उन्होंने कहा है कि जो देखभाल, जो नैतिकता का देखभाल करने के लिए नारीवाद ठीक है। यानी नारी जो महिलाएं होती हैं वो देखभाल करती हैं नैतिकता का और उनका कोई भी रोल नहीं है नैतिक विकास में। तो आप एक बार कॉलबर्ग की थ्योरी पढ़ना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और कैरी गिलिगन की जो आलोचना है वो यही है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? सुजाता के अंदर जो मोटिवेशन आया वो कैसा आया? यानी वो डांस में इसलिए भाग ले रही है क्योंकि उसे जो प्रथम आने पर पुरस्कार मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उसके लिए सिर्फ वो डांस में भाग ले रही है। तो वो बाहरी रूप से प्रेरित नहीं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्योंकि वो पुरस्कार के लिए नृत्य में भाग ले रही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति से आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो ध्यान देना, आप जब किसी चीज़ पर ध्यान दोगे तभी आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे और उसे आगे की तरफ लेकर जाओगे। 29 है कॉलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? यानी जो कॉलबर्ग ने अपनी जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने कौन सी अवस्था में बताया है कि बच्चे एकदम कानून को मानते हैं कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है, जो कानून है वो हमें मानने हैं, चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे कोई मर जाए, पर कानून तो कानून है। तो ये कन्वेंशन मॉरलिटी है, कन्वेंशन वाली अवस्था है। एक बार पढ़ना आप इसको भी। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो वो है आपका छात्रों में स्वयंता और पहल को पुरस्कृत
करना, यानी पुरस्कार हम देते हैं, रिवॉर्डिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक आत्मविकास विकास को बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो आज आप सीडीपी ही करना। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर 2 था, उसकी मैंने आपकी सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन, जिसमें भी आपको डाउट था, वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है तो तैयारी कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, सिर्फ आप PYQ ही कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा करेगा। तो चलिए यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना कि नेक्स्ट कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएँ। फ़िलहाल तो मेरे पास यही था, बाकी मैं गूगल से लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करा लूँगी, यानी प्रिंट आउट निकलवा लूँगी, तब हम ऐसे ही रिवीजन करेंगे। और ये पेपर तो मैं अपनी फ्रेंड से लेके आ गई थी, तो मेरे पास था। इसके अलावा मेरे पास सीटेट का कोई पेपर नहीं है। बट अगर आपको ऐसे ही PYQ चाहिए तो मैं अरेंज कर लूँगी, आप सिर्फ मुझे कमेंट में बता देना। देन बाय।